भारत के इतिहास में आज हम 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों को देखेंगे और इसमें सर्वप्रथम देखेंगे कि नेतृत्व में भारतीयों का नेतृत्व बहादुर शाह जफर द्वितीय करते हैं। बहादुर शाह जफर द्वितीय और अंग्रेजों का नेतृत्व गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग करते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। बहादुर शाह जफर 80 वर्ष से अधिक वृद्ध व्यक्ति हैं और इनके अंदर साहस की कमी थी, क्योंकि शुरुआत में जब क्रांति प्रारंभ होती है तो बहादुर शाह जफर नेतृत्व संभालने से मना कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कहने पर ये नेतृत्व करते हैं। और वास्तविक नेतृत्व की बात करें, वास्तविक नेतृत्व बख्त खां। वास्तविक नेतृत्व बख्त खां करते हैं। और यहाँ अंग्रेजों की सेना, अंग्रेजों का एक 100 वर्षों से तैयार अनुशासित व्यवस्थित संगठन है और भारतीयों का संगठन कमजोर है। अगर हम क्षेत्रीय नेतृत्व की बात करें तो क्षेत्रीय नेतृत्व में झांसी से नेतृत्व लक्ष्मीबाई करती हैं। और अगर हम अंग्रेजों के नेतृत्व की बात करें तो यहाँ पर जनरल यूरोज, कानपुर में नाना साहब हैं 1857 की क्रांति में। और अंग्रेजों की तरफ से हैं कैंपबेल। लखनऊ से बात करें तो लखनऊ से बेगम हजरत महल और अंग्रेजों की तरफ से कैंपबेल। जगदीशपुर से अगर हम जगदीशपुर से देखें तो जगदीशपुर से हैं बाबू कुंवर सिंह। और यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से हैं टेलर और विंसेंट आयर। लखनऊ से देखें तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली और एमपी के रामगढ़ से अवंतीबाई। मथुरा से देवी सिंह। हैं और अन्य क्षेत्रों से अन्य क्रांतिकारी 1857 की क्रांति में अपना योगदान देते हैं। अब हम यदि 1857 की क्रांति में सहभागिता की बात करें तो सभी का समर्थन प्राप्त था। सहभागिता में सभी का समर्थन प्राप्त था, लेकिन कुछ तटस्थ रहे, जैसे जमींदार। कौन तटस्थ रहे? जैसे जमींदार और जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं। देसी राज्य और व्यापारी ये तटस्थ रहे। हम देसी राज्यों में जाने तो देसी राज्यों में पटियाला के राजा, ग्वालियर के राजा, कश्मीर, भोपाल, नेपाल के राजा और पंजाब और बंगाल के राजा, ये सभी 1857 की क्रांति में
तटस्थ रहे, जैसे पटियाला के राजा और ग्वालियर के राजा, कश्मीर, पंजाब और नेपाल के राजा। ये रियासतें 1857 की क्रांति में तटस्थ रहीं, और क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अगर सिंधिया भी 1857 की क्रांति में साथ देते तो अंग्रेजों को जल्दी ही भागना पड़ता। अगर हम ग्वालियर के मंत्री की बात करें तो ग्वालियर के मंत्री है दिनकर राव। ग्वालियर के मंत्री दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालाजंग। ग्वालियर के मंत्री हैं दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालाजंग। नेपाल के मंत्री जंग बहादुर। नेपाल के मंत्री जंग बहादुर और भोपाल की बेगम, सिख सेना और गोरखा रेजिमेंट, इन सभी ने अंग्रेजों का समर्थन दिया और 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। अगर हम संसाधनों की बात करें तो भारतीयों के पास सीमित संसाधन थे, जैसे कि तलवार और भाला, और जो वो क्रांतिकारी लूट कर लाते थे वही बंदूकें प्राप्त थी। लेकिन अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, और बेहतर हथियारों के साथ साथ डाक, तार और रेलवे जैसी सुविधाएं प्राप्त थी। भारतीयों के पास तलवार, भाला जैसी सीमित संसाधन और अंग्रेजों के पास बंदूकें और बेहतर हथियार। भारतीय क्रांतिकारी जो लूट कर हथियार लाते थे, यानी कि बंदूकें वही होती थीं, और अंग्रेजों के पास बेहतर हथियारों के साथ साथ रेलवे, डाक और तार, इनकी भी सुविधाएं प्राप्त थी। अगर हम 1857 की क्रांति के परिणाम को जानें तो भारत शासन अधिनियम 1858 में भारत शासन अधिनियम 1858 में भारत शासन अधिनियम 1858 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को भारत के जो गवर्नर जनरल अंतिम थे लॉर्ड कैनिंग, उनके द्वारा मिंटो पार्क इलाहाबाद में पढ़ा गया। मिंटो पार्क इलाहाबाद में पढ़ा गया, और इसमें कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और कंपनी का शासन ब्रिटिश शासन के पास पहुंच जाता है। इसमें कंपनी का शासन है वो समाप्त कर दिया जाता है, और जो कंपनी का जो शासन था वो ब्रिटिश शासन के अधीन पहुंच जाता है, और जो भारत का गवर्नर जनरल है उसके पद को समाप्त करके उसके स्थान पर भारत का वायसराय कहा जाने लगा, और इसमें शक्तियां समान दी गई जो भारत के गवर्नर जनरल के पास थी। अगर हम बात करें भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की तो वो लॉर्ड कैनिंग थे, और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही बनते हैं। यानी कि जो लॉर्ड कैनिंग है
वो अंतिम भारत के गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं। अब हम यदि भारत के सचिव, इसमें भारत के सचिव को पद को बनाया गया भारत शासन अधिनियम 1858 में। एक जो भारत सचिव के पद को बनाया गया और ये भारत सचिव ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। और इसमें भारत शासन अधिनियम 1858 में कहा गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसे निदेशक मंडल कहा जाता है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे नियंत्रक मंडल कहा जाता है, इनको समाप्त कर दिया गया। इन दोनों परिषदों को यानी कि इन दोनों मंडलों को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर भारत सचिव पद को बनाया गया। और भारत सचिव के सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय समिति बनाई गई है, परिषद का गठन किया गया। एक 15 सदस्यीय परिषद, एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। और इसमें कहा गया 15 सदस्यों में से 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत होंगे। जो 8 सदस्य हैं वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत होंगे। ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत होंगे। और जो 7 सदस्य हैं वो इस कंपनी के पूर्व डायरेक्टर द्वारा, जो 7 सदस्य हैं वो कंपनी के पूर्व डायरेक्टर द्वारा मनोनीत होंगे। और ये 7 सदस्य वो होंगे जिन्हें भारत में 10 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव प्राप्त होगा। और कहा गया कि कंपनी और देशी राज्यों के साथ की गई संधियां मान्य होगी। इस अधिनियम में ये भी बात कही गई कि जो कंपनी और देशी राज्यों के मध्य की गई संधियां मान्य होगी और गोद निषेध प्रथा को समाप्त किया गया। और कहा गया कि अब इसका विस्तार नहीं होगा, इस साम्राज्य का विस्तार नहीं किया जाएगा। अब अंग्रेजी सरकार द्वारा देशी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय नहीं किया जाएगा, यानी कि गोद निषेध प्रथा जिसे वेबकस सिद्धांत या राज्य हड़प नीति कहा जाता है, इसे समाप्त किया गया। और कहा गया कि देशी राज्यों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। यानी कि जो देशी राज्य हैं, देशी राज्यों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। और कहा गया कि सेना का पुनर्गठन किया जाएगा। पहले सेना में हमने पिछली वीडियो में बताया कि भारतीय और अंग्रेजी सेना का अनुपात 5:1 था। 5:1, 5 भारतीयों का अनुपात है और 1 अंग्रेजों का अनुपात है। इसके स्थान पर 2:1 सेना का अनुपात किया गया। जब सेना का पुनर्गठन किया गया तो अंग्रेजों और जो भारतीयों जो अंग्रेजों का अनुपात है वो 2:1 किया गया, जो पहले 5:1 था। इसके बाद 1857 क्रांति के दूरगामी परिणाम निकले।
जिसमें अगर हम धार्मिक और सामाजिक कारणों को देखें तो इसमें बांटो और राज्य करो की नीति सामने आती है। और अगर आर्थिकों कारणों में देखें तो भारत में ब्रिटेन की पूंजी की निवेश पर बल दिया गया। 1857 की क्रांति जब असफल हुई और भारत शासन अधिनियम 1858 आया, इसके बाद भारत में जो ब्रिटेन की जो पूंजी है उसके निवेश पर बल दिया गया। इसमें अगर हम निवेश की बात करें तो निवेश में रेलवे, बैंकिंग और बीमा, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक बल दिया गया। और कच्चे माल का निर्यात किया जाता था। अगर हम निर्यात की बात करें, निर्यात पर बल दिया गया तो कपास, जूट और कॉफी, चाय, इन कच्चे माल का निर्यात किया जाता था और तैयार माल का आयात किया जाता था। अगर हम आयात की बात करें तो कच्चे माल का आयात, कच्चे माल का आयात की बात करें तो तैयार माल का आयात किया जाता था। तैयार माल का आयात किया जाता था। तैयार माल का आयात किया जाता था और दादा भाई नौरोजी ने इसे धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। 1857 की क्रांति के कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकले, जिसमें भारत की आंतरिक दशा को सुधारने का प्रयास किया गया और भौतिक उन्नति के प्रयास किए गए। भौतिक उन्नति में प्रयास देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ भारत शासन में भारतीयों की सहभागिता के रास्ते खुले। भारतीयों के सहभागिता के रास्ते खुले। भारत शासन में भारतीयों के सहभागिता के रास्ते खुले और राष्ट्रीय भावना ने जन्म लिया, यानी कि राष्ट्रवाद का यहाँ उदय देखने को मिलता है। राष्ट्रवाद का उदय और कांग्रेस की स्थापना इसी 1857 की क्रांति का परिणाम है। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना इसी 1857 की क्रांति का परिणाम है। इसके साथ साथ अनेक पुस्तकें, गीत, लोकगीत और किस्से कहानियां इसी 1857 की क्रांति पर लिखी जाने लगी। जो 1857 की क्रांति पर लिखी जाने लगी। इसी 1857 क्रांति पर अनेक लोकगीत, कहानियां, गीत, पुस्तकें ये लिखी जाने लगी और किस्से कहानियां भी 1857 क्रांति पर लिखी जाने लगी। इसके बाद भारत में संवैधानिक प्रारंभ यहीं से देखने को मिलता है, यानी कि यहीं से भारत में संवैधानिक प्रारंभ देखने को मिलता है। दरअसल भारत में संवैधानिक प्रारंभ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से देखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।